हेलो दोस्तों। वेलकम टू रैंक राइजर्स। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि राजस्थान समसामयिक की करंट अफेयर्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर उसमें मेन टॉपिक मैंने लिखा था कि अब इससे ऐसे ही पढ़ना होगा। वो मैंने इसलिए लिखा है कि आपको भी पता है कि आरपीएससी किस तरह के करंट अफेयर पूछ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ज़रूरत होगा कि करंट अफेयर पढ़ते तो सब है, पर उसमें से कहाँ कितना पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है और उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे पढ़ सकते हैं, वो शायद आप सबको हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक यही रखा है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड करंट कैसे करें। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मोटिवेट करते हुए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें क्या करा है, सबसे पहले जो आपके जून की जो क्रोनोलॉजी है उसके राजस्थान करंट अफेयर का कुछ टॉपिक मैंने लिए हैं। कुछ टॉपिक नहीं, सॉरी, पेजेस। तो हम पहले उसको कवर करते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम करंट अफेयर कैसे करना है। हम धीरे धीरे क्रोनोलॉजी के बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए, तो पेशेंस रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाइस, तो इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा, देखो, प्रादेशिक प्रदर्शन, ये राजस्थान का जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। एक सेकंड देना बस गाइस, तो आपको थोड़ा इजीली नजर आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है कि जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या कहा गया है कि जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के आर श्रीराम को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 28 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करी है। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एम श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिनका तबादला मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया। अब जैसे अब आपने इस करंट अफेयर को पढ़ा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि यार, मुख्य राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव है, अब नया बने जस्टिस श्रीराम। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि एम एम श्रीवास्तव है कौन से नंबर के होंगे। तो आप यहाँ साइड में हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कि देखिए, एम एम श्रीवास्तव एम एम श्रीवास्तव हमें पता है, इन्होंने जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह का स्थान लिया था। वो हटने के बाद ये 42वें रूप में बने थे। तो इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए यही होगा कि ये अब जब बनेंगे तो ये कौन से होंगे, 43 में होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है, कौन से आर्टिकल के तहत होती है। अब आपको ये, अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है। ठीक है। एक चीज़ और, जब आप करंट को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये तो शायद बेसिक क्वेश्चन होगा, ये आप लोगों को सबको पता नहीं होगा, फिर भी मैं इसका आंसर बताऊँ। वो थे हमारे कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। ठीक है, कौन थे राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश, कमलकांत वर्मा। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए 1949 से 50 के पीरियड के बीच के थे। ठीक है, तो मतलब जब आपने ये पढ़ा तो आपके देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक ये वाली, एक कौन सा आर्टिकल। ये आर्टिकल आप ढूंढ के खुद पता कीजिएगा, नहीं हो तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ढूंढेगा और आपको चीज़ याद रहेगी। मैं बता दूंगा तो आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस चीज़ को देखा और इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे। एक सेकंड दीजिएगा।
गाइस क्या मैं थोड़ा सा पहली बार चला रहा हूँ ये चीज़ें, तो मेरे को अभी इस चीज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलो ठीक है। देखिए, जयपुर और रूस के सेवर रोड विंस्क शहर के बीच समझौता हुआ है, एएमयू हुआ है, ठीक है। इसमें जयपुर नगर निगम के बीच में और रूस का एक शहर इसके बीच एमयू पे हस्ताक्षर किए गए हैं। जयपुर से कौन गया था? जयपुर ग्रेटर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर, और ये सेवरे रोड विंस्क के शहर के प्रमुख के बीच समझौता हुआ है। इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज़ एंड म्युनिसिपैलिटीज़ की जनरल असेंबली में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने देश का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो ये मैंने देखो स्टार भी लगा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो स्टार लगा रहा हूँ, तो मेरे को इसलिए कोशिश थी आप लोग इससे हेल्प हो सके। तो अभी देखिए, अगर आप थोड़ा सा मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं, मैं उस पर डेली राजस्थान सुदेश की रिपोर्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके लिए आपसे अपडेट करता रहूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, देखिए इसने खुद ने कहा है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, मुझे ये आप बताइए। मैं आपसे पूछता रहूँगा करंट अफेयर, जिससे आपको खुद याद रखने की कोशिश करेगी। अब आप देखिए, जब यहाँ ब्रिक्स की बात है इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। ब्राज़ीलिया एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, ब्राज़ीलिया में होता है। अब आपका 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी वो करंट से अपडेटेड है। अगर मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख रहा है तो मैंने उस पर भी डाला था। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आपके इस बार भारत में ही होगा, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गौरव की बात है कि इतने बड़े विश्व सम्मेलन के भारत अगले साल इसका आयोजन करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन 19 मई 2025 को। तो आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या फैक्ट हो गया? कहा किसने किया? ओम बिरला ने। कहाँ किया? कोटा में किया। कोटा में कब किया? 19 मई 2025 को किया, ठीक है दोस्तों। 19 मई 2025 को उन्होंने कर दिया। अब बेसिक इसमें देखो अभी ये उन्होंने पढ़ी है, पीएमडी के पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एलिम्को द्वारा, ठीक है। दूसरा, वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने? 45 पीएमडी के केंद्र कार्यरत हैं, और सरकार का लक्ष्य क्या है? जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ, इसको स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है चीज़ क्या है? पीएमडी के प्रधानमंत्री प्रधान क्या था? प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, ठीक है। दिव्यांग केंद्र था। सबसे पहले इसको बनाता कौन है? देखो, आपको ये तो पता रहेगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर वो क्वेश्चन में ये भी देगा साथ में। आरपीएस से आपको पता है मैच द फॉलोइंग आज का क्वेश्चन दे रहा है, तो एक जगह इसको भी डाल के पूछ सकते, तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। से बना कौन रहा है? एलिम को बना रहा है, ठीक है। दूसरा, अभी तक वर्तमान में कितने हैं? 45 हो चुके हैं। अब हमारा इसका टारगेट क्या रखा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस महीने के एंड तक यानी जून 2025 तक इसे कितना ले जाना चाहते हैं? 100 केंद्र बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, किसने किया, इसको कौन बना रहा है, ठीक है। जून 2025 तक इसका कितना टारगेट है, और अभी वर्तमान में इसमें कितने केंद्र कार्यरत हैं। तो ठीक है, इसमें देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रब कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकें। मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश को 3 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। 22 मई 2025 को कहाँ से करा? बीकानेर राजस्थान से पलाना देशनोक। पलाना देशनोक में कितने रुपये? 26,000 करोड़ का। 26,000 करोड़ का क्या करा है? विकास परियोजना का उल्लेख किया है, ठीक है। तो आपको हाल ही में पता होगा कि राजस्थान के बहुत सारे स्टेशन अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पीएम ने 18 राज्यों और केंद्र शासित के 86 जिलों में 1100 करोड़ से अधिक लागत से बने 103
पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन देशनोक, गोगामणि, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावटी और राजगढ़। तो इसमें ध्यान रखिए राजस्थान के कितने स्टेशन हैं? 8 स्टेशन हैं, ठीक है। और जो देशनोक रेलवे है को करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब बस इतना याद रख सकते हैं कि 18 राज्यों में 1100 करोड़ गए। राजस्थान से करा है, कहाँ से करा? बीकानेर से, ठीक है। कितने का करा? 26,000 करोड़ का। चलिए, आपको थोड़ा सा हो सकता है इसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, मैं साइड में लिख देता हूँ। कहाँ से किया? बीकानेर से करा, 26,000 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। रेल कनेक्टिविटी में बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चूरू सादलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी। कई रेल लाइनों जैसे हिम्मतनगर, फलौदी इत्यादि के विद्युतीकरण के राष्ट्र को समर्पित किया। गाइस, आप लोग पढ़ लेना, वैसे ठीक है, पर इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसका अगला पेज मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, चलिए देखते हैं। देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, तो थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। थोड़ा छुप गया है यहाँ, कुछ नहीं, अन्य परियोजना लिखा हुआ है। बिजली परियोजनाएं बीकानेर और अन्य स्थानों पर सौर व बिजली परियोजना का उद्घाटन आधारशिला रखी गई। नर्सिंग कॉलेज राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया। जल परियोजनाएं झुंझुनू और पाली जिले में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई। करणी माता मंदिर का दौरा किया गया। पीएम मोदी ने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, ये इसमें इतना पूछ सकता है कि पीएम मोदी ने बीकानेर के किस मंदिर में दर्शन किए, तो बीकानेर में कई मंदिर हैं, तो आप ठीक है, करणी माता मंदिर का दौरा किया, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ये इतना कोई खास नहीं है, आपको पता होगा तो ज़्यादा बेटर। राजस्थान के बाद देखो, भाजपा विधायक कंवरलाल किस विधानसभा सदस्य निरस्त। अब ये इसमें थोड़ा देखो इंपॉर्टेंट क्यों क्यों क्योंकि ये पॉलिटी के फैक्टर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता 23 मार्च 2025 को रद्द कर दी गई, ठीक है। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के महाधिवक्ता के विधिक राय के आधार पर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विधायक को संविधान के कौन से आर्टिकल से हटाया जाता है। देखिए, आप एक्चुअली आप खुद समझिए, आरपीएससी नए क्वेश्चन कहाँ से बनाए? आरपीएससी को तो है नहीं, चलो बैठे बैठे सपने आ रहे हैं, चलो हम इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, नहीं। वो इन्हीं चीज़ों से पढ़ के दिमाग में आता है। अब उसके दिमाग में अभी करंट अफेयर, अब लोग सोचेंगे करंट से कहाँ से पूछ लिया। देखिए, विधायक को उन्होंने हटा दिया, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार कौन सा आर्टिकल से हटाया होगा, तो वही आर्टिकल आपके क्वेश्चन देके पूछ लेगा और लोगों को लगेगा यार इस बार क्वेश्चन हार्ड है। तो इसी तरह से पेपर बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए इन्होंने लिखा भी है, आप इसको स्टार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 ई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8,3 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये हमारे लिए कंटेंट में इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इस आर्टिकल के तहत इसको हटाया गया, ठीक है। कंवरलाल की सदस्य समाप्त होने के साथ ही राजस्थान विधानसभा के अंतर जिला 12 रिक्त हो गया। तो ये भी पूछा सकता है कि कौन सी विधानसभा सीट खाली हुई है। और अब विधानसभा की सीटें कितनी हो गई है, देखिए मैंने स्टार भी लगा रखा है, 199 हमारी कितनी होगी सीटें, यानी हमारे पहले कितनी थी 200, और अब कितनी रह गई 190। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड नीचे रह गया शायद गाइस। ठीक है, देखिए भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। भीलवाड़ा में गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बना। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए कि देवनारायण किसके आराध्य देव है। हमें पता है गुर्जरों के आराध्य देव, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत आसिंद के मालाश्री डोंगर सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कितने 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में मालासेरी, डोंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गठगोड़ा और बरनार को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। परियोजना में 23,900 वर्ग मीटर का सभा स्थल, 500 वर्ग मीटर का सभा मंच, 5 प्रवेश द्वार, 12,000 वर्ग मीटर की पार्किंग, भोजनशाला, बहुउद्देशीय भवन, 500 लोगों के लिए प्रतीक्षालय और ओपन एयर थिएटर जैसे निर्माण कार्य शामिल हैं। अब देखिए खेलो इंडिया 2025, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फ्यूचर में काफ़ी क्वेश्चन बनाएगा आरपीएससी, आरएसएस भी बना लेगा। ऐसा नहीं है गाइस, दोनों दोनों ही ज़रूरी है। कहीं आप सोचो कि केवल सर आरपीएससी की बातें कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया 2025 में क्या देखो, राजस्थान की रैंक क्या रही, 3rd रैंक पे रहा। मैं चलिए मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो खेलो इंडिया 2025 है, खेलो इंडिया 2025 पे इसका एक कंप्लीट अलग से ही वीडियो बना लेंगे अपन। कंप्लीट वीडियो ऐसा करेंगे, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे बना लेंगे। ठीक है, जैसे राजस्थान का एक बार पार्ट कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो खेलो इंडिया 2025 में बना लेंगे। तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है, हमारे काम के पॉइंट है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, देखो खेलो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ कहाँ हुआ, पटना बिहार में, ये हमारे लिए जरूरी है। कब हुआ, 4 से 15 मई को हुआ। राजस्थान ने कितने पदक जीते, राजस्थान ने जीते 60 पदक। राजस्थान ने कितने पदक जीते, राजस्थान ने जीते 60 पदक। कैसे कैसे जीते, राजस्थान ने कितने पदक जीते, राजस्थान ने जीते आपके 60 पदक। ठीक है, अब आप 60 पदक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब देख लीजिए। 60 पदक में हमने कौन कौन से जीते, हमने कितने जीते, 60 पदक। 60 पदक में हमने कौन कौन से पदक जीते, हमने जीते 24 जीते गोल्ड, 12 जीते सिल्वर और 24 जीते ब्रॉन्ज। देखो ये तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये 24 है, 24 का आधा 12, 12 का डबल 24 का आधा 12 का डबल। तो आपको वैसे याद होगा 24 12 24, आप 2 बार बोलेंगे सो याद होगा। कितने पदक जीते, 60। कितनी रैंक पर आए हम, 3rd रैंक पर आए। ठीक है, फर्स्ट कौन रहा, महाराष्ट्र 158 पदक के साथ। दूसरे नंबर पर हरियाणा। अब आपको पता है कि खेलो इंडिया में एक तो महाराष्ट्र से प्लेयर और हरियाणा से प्लेयर तो वैसे हमेशा आगे रहते हैं, और कोई बात नहीं, राजस्थान भी बहुत तरक्की कर रहा है। तो देखिए भारत सॉरी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदक पर पहले और हरियाणा 117 पदक के स्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन देखो तो कुश्ती में महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 2 स्वर्ण जीते अश्विनी विष्णु दक्ष शर्मा ने, 1 रजत जीता पलक यादव ने, 6 कांस्य। महिलाओं की कुश्ती में हम कितने रहे, दूसरा स्थान। अब देखो आप प्लेयर में पूछेगा तो आपको अपने आप याद करना पड़ेगा यार, अश्विनी विष्णु दक्ष शर्मा क्या करते थे, ये कुश्ती करते हैं। एक कौन करती है, पलक यादव करती थी। दूसरा साइकिलिंग में उन्होंने 14 पदक जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। टाइम ट्रायलिंग में क्लीन स्वीप। बॉक्सिंग में बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में द्वितीय रनर अप, 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य। शूटिंग में 3 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य। योगासन, देखो योगासन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें पहली बार हमने इसमें 2 स्वर्ण जीते हैं। और ऋतिक विश्नोई आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक एकल में, और एक कांस्य जीता अंजलि विश्नोई है। देखो दोनों विश्नोई समाज वाले हैं, विश्नोई समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए विश्नोई ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि राजस्थान ने पहली बार योगासन में पदक जीता है। तो हो सकता है वो इस बार इसके बारे में पूछ सकता है, बाकी अदर प्लेस के बारे में पूछेगा, बट हम इसको पूरा थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अलवर में श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण आरंभ हो चुका है। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल योजना का शिलान्यास कर अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावर 15 किलो पैक टोन्ड मिल्क दही की लॉन्चिंग की। देखिए मैंने पॉइंट लगाया क्यों, क्योंकि ये श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हुआ है। क्या, 700 नई डेयरियां स्थापित की जाएगी। अब आरपीसी क्या करेगा, इसको क्वेश्चन में दे देगा। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड से स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट लिख देगा, फिर आपसे उसका आंसर पूछेगा। देखो 700 नई डेयरियां, 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। पूछ सकता है 700 नई डेयरियां स्थापित की जाएगी, 125 करोड़ का बजट दिया गया है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ रुपए देगा, जिसमें 5 लाख लीटर दूसरा यंत्र बनेगा। 1,000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा। प्रतिमा अनावरण, 50 लाख की लागत से बनी महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची 2200 किलो पंच धातु प्रतिमा का अनावरण। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, श्वेत क्रांति 2.2।
इसमें क्या 700 नेट एरिया 125 करोड़, तो ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट को थोड़ा देखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फैक्ट बना के याद करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, सीकर की गीता सामोता, कौन है सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा? सीकर की कौन है? गीता सामोता। इन्होंने राजस्थान का नाम हमारा रोशन करा है। जो गीता सामोता जी हैं, गीता सामोता जी ने क्या करा है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। ये कौन है? ये राजस्थान के सीकर जिले की बेटी है। अब देखो गीता सामोता, जो क्वेश्चन अपने आप बनते जा रहे हैं। गीता सामोता कहाँ की हैं? सीकर की हैं। सीआईएसएफ की उप निरीक्षक हैं। इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। ये माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी। तो देखिए, सीआईएसएफ की पहली महिला, सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं। कौन? गीता सामोता। ठीक है। इन्होंने क्या करा है, उत्तराखंड में स्थित माउंट संतोपत और नेपाल के माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली देश की केंद्रीय सशस्त्र सीमा पुलिस बल की पहली महिला कर्मी बनी है। ये वर्ष 2021 और 22 में 4 महाद्वीपों की चोटियों, ऑस्ट्रेलिया के माउंट किसिको, रूस के माउंट एल्ब्रोस, तंजानिया के माउंट किलिमंजारो, अर्जेंटीना के माउंट एकानगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरत लगता है। राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 में संपन्न। ठीक है। 2025 का हुआ 9 से 18 मई को हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर के जवाहर कला मंदिर में आयोजित हुआ। कराया किसने? सहकारी सहभागिता और कॉन्फेड। ये कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये मैंने किसी पेपर में देखा था। पूछा गया था कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला था, ये कौन सा विभाग मिलकर करते हैं? तो उसमें ऑप्शन दे रखा था सहकारिता विभाग, प्लस एक अलग करके पूछा था, तो आपको याद होना चाहिए कॉन्फेड। ठीक है, कॉन्फेड मिलकर देता है। इसमें मेले में रिकॉर्ड 4.10 करोड़ की बिक्री हुई। अब देखिए बिक्री में शीर्ष कौन रहा है, तो इसलिए इतना जरूरी नहीं है ये। बिक्री में देखो, एक सेकंड, ठीक। देखो संस्थाएं, कॉन्फेड प्रथम रही थी, तिलम संघ द्वितीय रहा था, आरसीडीएस संस्थाएं। देखो यह पढ़ लीजिएगा पॉज करके कि जिला उपभोक्ता भंडार में कौन कौन रहा, क्रय विक्रय समितियां। देखो मैंने एक से एक लगाया कि ग्राम सेवा समिति एक ही आदमी को, एक ही संस्था को मिला हुआ है, पलसाना सीकर प्रथम। लेआउट पुरस्कार, ये इनमें से नहीं पूछा जाएगा। अगर वो आरपीसी पूछ ले तो वो तो दिन मान ही खराब हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग के अभिनव पहल। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों का नस्ल सुधार के लिए ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाली सांडों के हिमकृत वीर्य का उपयोगन किया है। ये सीमन पशुपालकों को मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले हम लाए कहाँ से हैं? उनको ब्राज़ील से लाए हैं। दूसरा, ये जो अभी पशु परिचय वगैरह के पेपर होते रहते हैं, इनमें थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये सीमन पशुपाल के लिए मात्र कितने रुपए में उपलब्ध है? मात्र 100 रुपये। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 6 संभागों में दी जाएगी। इसमें गिर गाय का उत्पादन 15 से 20 लीटर से बढ़कर 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है, जिससे राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। अब आप मुझे इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बताइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, कि वर्तमान में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ठीक है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इससे क्या होता है कि आप जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है ना, अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा फिर वही बात है, आपको अभी याद कर लोगे, 2 दिन बाद बोलोगे। पर जब खुद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं।
फिर देखिए क्या है, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जयपुर में संपन्न ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2025 जो कि 4-6 मई 2025 को जयपुर के नोवेटल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। ये एक B2B पर्यटन व्यापार मंच है जिसका उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहाँ पे कितने आए थे देखो, 53 देशों के 220 विदेशी टूर ऑपरेटर आए थे और 10 भारतीय राज्य आए थे। इसमें से कौन था? राजस्थान भी था। राजस्थान तो हो गई। ठीक है, देखो वही इसका आयोजन कौन था? राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। मेट इन इंडिया कॉन्क्लेव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल हुए। रिपोर्ट उद्घाटन सत्र में हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटी शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की गई जो भारत के पर्यटन उद्योग के विकास पर क्या डालती है? प्रकाश डालती है। तो बस आप इतना ये रखें कि भाई हमारा ग्रेट इंडिया ट्रैवल ग्रेट इंडियन जो ट्रैवल बाजार है वो कहाँ हुआ है? जयपुर में संपन्न हुआ। ठीक है, किसके संयुक्त से हुआ है? राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। RMSCL को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया 2025 का। ये इंपॉर्टेंट हो गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को मई 2025 में एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया? RMSCL को। ठीक है, जरूरी तो हो सकता है चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार करंट अफेयर में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वो होती तो लाइन छोटी सी है पर वो क्या करती है, वो एक क्वेश्चन बनाती है और हम कई बार उन क्वेश्चनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। इसको मैं एक बार थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। देखो यार, ई उपकरण सॉफ्टवेयर सभी चिकित्सा संस्थानों को जोड़कर उपकरणों को कमी और खराबी की त्वरित जानकारी, आपूर्ति और रखरखाव सुनिश्चित करता है। ई औषधि सॉफ्टवेयर दवाओं की आपूर्ति और वितरण को पारदर्शी और सुगम बनाता है। पुरस्कार समारोह एलिट्स टेक्नोमीडिया, ई गवर्नमेंट मैग्नीज और राजस्थान सरकार के विभागों को संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ था। अगला है आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी राज्य। राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बना है। देखिए मैंने स्टार लगा रखा है। 1-2 मई 2025 को लोनावला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य के आयुष अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच और सराहना की गई। राजस्थान ने देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए, जिनमें 50 को NABH प्रमाणन मिला। क्या मिला? NABH प्रमाणन मिला। कितने? 2019 को। 2000 प्लस मंदिरों के साथ पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय से राजस्थान ने क्या करे? राष्ट्रीय मानक स्थापित करे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? 2019 में क्या करे? आयुष मंदिर स्थापित करे और इसी आधार पर हमें क्या मिला? आयुष अवसंरचना में राजस्थान, आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान क्या बना? अग्रणी राज्य बना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उदयपुर की सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कहाँ की थी? उदयपुर की सांसद थी। ठीक है, इनका अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। 80 वर्ष की थी। अभी रीजन आग लगने से हुई है। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। कहाँ से? नाथद्वारा राजसमंद में जन्मी गिरिजा व्यास ने उदयपुर यूनिवर्सिटी स्नातक किया, फिर स्नातकोत्तर किया, फिर PhD करी और सुखाड़ी यूनिवर्सिटी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने क्या किया? कार्य किया। इनका राजनीतिक जीवन देखोगे, ठीक है, 1978 से 84 में क्या रही थी ये? 1978 और 84 में क्या रही थी ये? उदयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही थी। 1985 से 90 तक ये विधायक रही थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टार लगा सकते हैं। पर्यटन राज्य मंत्री कब रही थी? मंत्री कब रही थी वो देख लीजिए। 1986 से 1990 के पीरियड में रही। 91 से 93 के पीरियड में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रही थी। 2005, 8 और 8-11 में अध्यक्ष रही राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 कार्यकाल लिए।
अब आयोग में इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात है और महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको क्या थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क गुणवत्ता निरीक्षण सगुनी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, क्योंकि इसने डीएलपी सड़कों की गुणवत्ता के लिए सर्वाधिक कितनी 11,200 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा 30 माह 2025 को श्रीगंगानगर से शुरू होकर 33 जिला मुख्यालयों से गुजरते हुए 1 मई 2025 को जयपुर पहुंची और बुद्ध पूर्णिमा को श्रीगंगानगर में क्या हुई, समाप्त हुई। इसका उद्देश्य पॉलिटिकल छात्रों द्वारा सड़कों के दोष निवारण अवधि में संवेदकों के रखरखाव का मूल्यांकन और जनजागरूकता बढ़ाना है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट 1 मई 2025 को जयपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्य अभियंता जसवंत खत्री को प्रदान किया गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं इसको आपको एक तो अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से आपको इसको याद करा पाऊँ। एक ही बार में याद कर लेंगे, बार बार का काम नहीं है अपने पास, और भी टॉपिक्स हमारे पास पढ़ने, एक ही बार में याद करेंगे। ठीक है, 16वीं राजस्थान विधानसभा के वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन। ठीक है, राजस्थान आपको पता होगा कि हर साल हर वित्तीय वर्ष मान लो आप, मान लो क्या है, हर वित्तीय वर्ष में समितियों का गठन किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, इस बार 16वीं देखो हमारी जो 16वीं विधानसभा के लिए 2025-26 के लिए समिति का गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, वासुदेव देवनानी द्वारा गठित समितियों के सभापति। अब इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और हम इसको एक बार में याद करके इसका सूपड़ा साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, एक सेकंड दे दीजिए बस। देखिए, सबसे पहले है नियम समिति। नियम समिति किसके है, वासुदेव देवनानी। अब मैं आपको इसके साथ साथ में इसकी ट्रिक भी बता के चलता हूँ, आपको एक एक बार में एक एक टॉपिक याद करा देता हूँ। देखिए, नियम कौन बनाता है, दुनिया के सारे नियम किसने बनवाए हैं, दुनिया के सारे नियम बनाए हैं कृष्ण जी ने, और कृष्ण जी को हम क्या बोलते हैं, वासुदेव। तो आपको भिड़ते ही याद आएगा, क्या याद आएगा, आपको भिड़ते ही याद आएगा कि नियम नियम तो हमारे दुनिया के कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं कृष्ण भगवान जी। कृष्ण कौन है हमारे, वासुदेव। तो जैसे ही आप जब भी आप ये देखेंगे नियम समिति, आपको ऑटोमेटिक याद आना चाहिए कि नियम समिति, नियम कौन बनाते हैं, भगवान। भगवान कौन है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का मतलब हो गया वासुदेव देवनानी। हो गया यार, खत्म। अगला चलते हैं, फिर है प्रश्न एवं संदर्भ समिति। प्रश्न एवं संदर्भ समिति कौन है, संदीप शर्मा। ठीक है, इसको कैसे याद करें, देखो संदीप नाम का एक व्यक्ति था, संदीप था ना, वो प्रश्न पूछता रहता है। देखो आप संदीप को कैसे रखते हैं, आप संदीप नाम बहुत कॉमन, मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम ही संदीप है। तो आप वैसे याद रखिए, संदीप है ना, जब तक तो सवाल ही उसके सवाल ही खत्म नहीं होते। तो हमेशा वो जब तक तो संदीप क्या पूछता रहता है, प्रश्न पूछता रहता है। अब दो बार बोलोगे ना संदीप क्या करता है, प्रश्न पूछता रहता है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि यार प्रश्न कौन पूछता है, संदीप। तो जब भी आप प्रश्न और संदर्भ समिति जुड़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में कौन आएगा, संदीप शर्मा। ठीक है, अब आपको लग रहा है आपके दिमाग में इनकी इमेज बनती जा रही है, फिर आप जो हम दोबारा पढ़ेंगे आप ऑटोमेटिक आप इसका आंसर देंगे। अगला पढ़ते हैं, देखो महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, श्रीमती कल्पना देवी। कौन है, कल्पना देवी। इसको कैसे याद करोगे, देखो महिलाओं एवं जो बालिकाओं हैं, इनकी सुरक्षा हो, इनका कल्याण हो, ऐसा क्या है, ये एक सपना है भारत का, एक कल्पना कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे याद करें, देखो आप खुद सोचिए, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का कल्याण हो, हम चाहते हैं कि ऐसे पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में ऐसा हो, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। मगर
ये कल्पना एक दिन सच भी होगी, आप देखिएगा। लेकिन अभी हम इसको याद करने के लिए है कि हम महिलाओं और बालकों का कल्याण कौन करेगा, हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि यार मेरी कल देखो महिलाओं बालकों का दोनों का कल्याण एक साथ हो, ऐसी मेरी कल्पना है यार, ऐसा सच हो जाए। तो ये इसका कैसे आपको ऐसे याद हो जाएगा, श्रीमती कल्पना देवी। ठीक है, अगला चलते हैं। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, किसके वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, कौन करेगा, केसाराम। देखो ये भी बहुत आसान है, देखिए एक सेकंड। पिछड़े वर्ग के लिए अब आपकी बार में किसका कल्याण करना है, पिछड़े वर्ग का कल्याण करना है। पिछड़े वर्ग का कल्याण क्या करेंगे भाई, कई लोग इनके ऊपर बेचारे पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, केस। तो केसाराम से क्या बन के आ जाएगा, केस। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग का कल्याण कौन करेगा, अब कल्याण कौन करेगा नहीं, कैसे करेंगे, उनका जो भी केस लग रहा है उन पर क्या हम करेंगे, केस खत्म कर देंगे। तो केस खत्म करने से क्या हो जाएगा, उनके पिछड़े वर्ग का कल्याण हो जाएगा। तो पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति तो केसाराम। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। पूरा विश्व चाहता है कि अनुसूचित जाति का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। पूरा विश्व चाहता है कि अनुसूचित जाति का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। पूरा विश्व चाहता है अनुसूचित जाति का कल्याण हो जाए। आप मेरे साथ इसको रिपीट किया कीजिए, जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी आवाज़ को आपकी खुद कानों में जाएगी, आपको उतना अच्छे से याद होगा। दूसरा है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, इनका कौन है, फूल सिंह मीणा। तो देखो हम क्या कहेंगे कि बेचारी अनुसूचित जनजाति तो क्या कर देती है, फूल सी जनजाति है। कैसी है, अनुसूचित जनजाति कैसी है, फूल सी जनजाति है। तो ये देखो वैसे याद हो जाएगा। अब देखो हम रिपीट करें, चलो एक बार रिपीट करते हैं। नियम समिति, मैं आपको उसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको ईजी हो जाएगा। चलिए, नियम समिति का मैंने क्या बताया था, नियम कौन बनवाते हैं, भगवान वासुदेव। वासुदेव से, वासुदेव से, वासुदेव से क्या हो गया, वासुदेव देवनानी। प्रश्न एवं संदीप संदर्भ समिति कौन बनाता है, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, प्रश्न कौन पूछता रहता है, मेरा दोस्त संदीप है, बार बार क्या करता है, प्रश्न पूछता रहता है। महिलाओं बाल का कल्याण हो जाए, ऐसी तो मेरी कल्पना है यार कि दोनों का ही क्या हो जाए, कल्याण। तो कौन हो गई, कल्पना देवी। ऐसे मेरा क्या है, कल्पना है। पिछड़े वर्ग का कल्याण, पिछड़े वर्ग का कल्याण कैसे हम करेंगे, जब उन पे लगे सारे केस खत्म हो जाएंगे। तो हो गया केसाराम चौधरी। देखिए ये सब एक ट्रिक है, आप इनको सीरियस, ये सिर्फ याद करने के लिए, किसी को भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए कौन है, केसाराम चौधरी। केस खत्म कर दिए केसाराम चौधरी। मैंने बोला था अनुसूचित जाति का कल्याण हो जाए, ऐसा तो पूरा क्या चाहते हैं, विश्व ही चाहता है, तो विश्व हो गया। और अनुसूचित जनजाति तो बेचारी क्या है, फूल जैसी जनजाति है, तो फूल हो गया। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब अगला याद करते हैं। गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के कौन है, हरि सिंह रावत। तो देखो ग्रह, ग्रह यानी घर, घर में हम किसको पूछते हैं, हरि को। ग्रह से हो गया क्या, घर। घर में किसकी पूजा करते हैं हम, हरि की। हरि बोले तो विष्णु। तो हम हरि और विष्णु भगवान की पूजा कहाँ में करते हैं, ग्रह में। तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का है, गृह से कौन हो जाएगा, हरि। तो हरि से क्या आ जाएगा, हरि सिंह रावत। हो गया यार। पुस्तकालय एवं सहकारी, सॉरी, पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कौन है, वो है जितेंद्र कुमार गोठवाल। तो देखो गोठवाल से याद कर सकते हो, गोठ, गोठ से याद करो, गोठ, GOAT, गोठ। तो बेचारे गोट को भी आश्वासन देते रहते हैं, बकरी। तो बकरी को क्या रहता है, बकरी को कहते हैं ना, बकरी को आश्वासन देते हैं कि थे को चारा खिला दे के दूध दे दे। बकरी को हम कहते हैं चारा खिलाकर दूध दे देंगे। देखिए ये सिर्फ ट्रिक है कि हमें कैसे ना कैसे करके याद हो जाए। तो देखो पुस्तकालय और सरकारी आश्वासन, सरकारी आश्वासन कौन देती है, बकरी देती है, गोट, गोट यानी बकरी। तो सरकारी आश्वासन कौन देती है, गोट। तो जी इससे क्या होगा, जितेंद्र कुमार गोठवाल। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा रब कर देता हूँ।
एक सेकेंड, चलिए अगला क्या है। अगला है याचिका एवं सदाचार समिति, याचिका कैलाश। याचिका, आज का हर कोई याचिका कहाँ जाके लगा रहा है, शिव जी के पास। हर कोई शिव जी के पास जाके क्या कर रहा है, याचिका लगा रहा है। तो हम याचिका लगाने कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान कौन है, हमारे शिव जी। तो आजकल हम शिव जी से हम क्या लगाते हैं, याचिका लगाते हैं। याचिका, तो याचिका का सदा कैलाश, कैलाश जाते हैं तो योगा कैलाश चंद्र वर्मा। तो याचिका लगाने कहाँ जाते हैं, कैलाश। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कौन है, नरेंद्र बुडानिया। अब आपने देखा जो बुडानिया सर हैं, जो अभी आईएएस हैं, अब उनसे देख सकते हैं कि बुडानिया जी अब आईएएस बन गए थे। बुडानिया सर जो हैं वो क्या हैं, आईएएस। ठीक है, बुराने सर क्या हैं, बुराने सर आईएएस हैं। तो आईएएस सर के पास जैसे कोई आईएएस बनेगा तो उसके पास विशेषाधिकार तो आएंगे ही आएंगे। तो विशेषाधिकार किसके पास हैं, नरेंद्र बुडानिया के पास। खत्म। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति, डॉक्टर दयाराम। पर्यावरण हमें क्या सिखाता है, कि सब पे दया करो। पर्यावरण हमें क्या सिखाता है, सब पे क्या रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। हो गया दयाराम परमार। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति कौन है, वासुदेव देवनानी। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति वासुदेव देवनानी, ये वैसे आपको याद हो जाएगा। नियम हो या हमारा कोई सामान्य प्रयोजन हो, दोनों के लिए हमारी दोनों समिति किसके पास थी, वासुदेव जी के पास। ठीक है। जनलेखा समिति के कौन है, टीकाराम लोधी। जनलेखा, जन यानी लोग, और लोगों के हम क्या लगा देते हैं, टीका। अगर हम भलाई का काम करेंगे तो लोग हमें क्या लगाएंगे, टीका। तो जन ने लगा दिया टीका, तो टीका से टीकाराम लोधी, जनलेखा समिति। जन यानी जनता, और जनता लगा रही है टीका, तो ये हो गया टीकाराम जूली। देखो पराकलन समिति का के कौन है, अर्जुन लाल जीनगर। देखो क से क्या होता है, पराकलन समिति का, पराकलन समिति का क्या है, पहला अक्षर है। और जी नगर से याद करो श्रीनगर, जी नगर से आप क्या याद करो, श्रीनगर। तो का से यानी पहला, जो का से क्या होता है, पराकलन समिति का यानी फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, उसको हम घूमने के लिए कहाँ जा रहा है, श्रीनगर जा रहा है। ठीक है। और जो ख आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बाबू। बाबू का मतलब ऑफिस में बाबू बनेगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। एक ट्रिक है, आप थोड़ा सा आप देखिए, आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। ये जस्ट एक, मैं तो नॉर्मल पढ़ता जा रहा था इसलिए मेरे जैसे जैसे मैं याद करता गया, मैंने अपनी ट्रिक बना ली जिससे मुझे याद है। अब मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया प्रार्थना समिति का, जी नगर से मैंने लगाया श्रीनगर। तो जो कै यानी पहला अक्षर, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, श्रीनगर। खा का मतलब दूसरा हम सेकंड होंगे, तो मैं आपको बाबू बना दूंगा। राज्य उपक्रम समिति के कौन है, कालीचरण सर्राफ। ये आपको वैसे याद होगा। राज्य की एक उपक्रम, राज के काम यानी राज के काम को, राजा का काम कौन करेगा, कालीचरण। तो उनके नाम से आपको याद हो जाएगा, कालीचरण सर्राफ। ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आपने देखा होगा ना, मैंने देखो आपको एक बार में सारी पढ़ा दी। अब लोग क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाते रहेंगे, याद कैसे करें, कैसे याद करें। तो आप एक बार में बस छोटी छोटी ट्रिक बनाइए। अगर आपको ट्रिक सही लग रही है तो आप मेरी ट्रिक भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी बनाना चाहें तो अपनी भी देख सकते हैं। हमारे इन द एंड मोटो क्या है कि हमें याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको याद करा दिया। अब आप इसको कभी नहीं बोलेंगे, आप जैसे ऑप्शन आएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक अब मेरी ट्रिक याद आ जाएगी और आपको आंसर याद हो जाएगा। आप अपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौर को संसद रत्न अवार्ड। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, पहला इंपॉर्टेंट तो यही हो गया। कौन दे रहा है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन दे रहा है। इसके लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इसमें राजस्थान के 2 सांसदों को चयन है। कौन कौन है, भाजपा के प्रदेश हैं मदन राठौड़ जी, और पाली के सांसद है पीपी चौधरी। पीपी चौधरी से आपको थोड़ा सा ध्यान कुछ आ रहा है, पीपी चौधरी संसद की एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। संसद की एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे हाल ही में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीपी चौधरी को इससे वर्ष को 2015 2016 में भी संसद रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने दिया, संसद रत्न पुरस्कार दिया। 2 लोगों को मिला, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश के नए बिल्डिंग बॉयलर्स जारी।
राजस्थान की बदला सरकार ने 12 मई 2025 को नए बिल्डिंग बोनस जारी किए, जिसमें बिल्डरों पर सख्ती और जाने प्रमुख प्रावधान है। अब देखो, ये हमारे पता है क्या कब इम्पोर्टेंट होगा। ये ईओआरओ के पेपर के लिए जरूरी है। जरूरी कैसे है, देखिए, उसमें जरूर आएगा टॉपिक, अपडेट होके बाद में। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग अब 15 मीटर की जगह 5 मंजिल से ऊंची इमारतें हाई राइज मानी जाएंगी। पहले 18 मीटर। हरित क्षेत्र 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों से 10 से 20% हरित क्षेत्र अनिवार्य होना चाहिए। ये जब पार्ट बी देखेंगे ना अपन, ईआरओ के लिए पार्ट बी, उसमें जरूर आएगा ये। सेटबैक मल्टी स्टोरी इमारतों के लिए अधिकतम 16 मीटर सेटबैक। न्यूनतम क्षेत्रफल 750 की जगह 1000 वर्ग मीटर। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही निर्माण, पहले 18 मीटर। ये नियम जनहित, पर्यावरण संरक्षण और व्यवस्था शहरी के विकास पर केंद्रित है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन हो चुका है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2000 को अधिसूचना जारी करी। 1 मई से मान्य होगा। इसमें क्या होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 5 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन है, वह आयुर्वेद, योग एवं चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के कौन है, प्रमुख सचिव। सदस्य कौन कौन है, हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमरा और एस पाटोदिया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। राजस्थान, जो हमारे वसुंधरा राजे सरकार ने इस पद्धति को कानूनी मान्यता प्रदान की थी, जो उस समय राजस्थान करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो ये हमारे लिए जरूरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यांश गौरवी दिव्यांश गौरवी और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में क्या जीते, नॉर्दर्न स्लैश में खिताब जीते। प्रगति क्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान स्क्वैश अकेडमी में किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थान की दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष ने अपने अपने वर्ग में खिताब जीते। तो देखो, दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं। तो यहीं से प्लेयरों के नाम उठाए जाते हैं और एग्जाम में दिए जाते हैं। कौन कौन है, जैसे दिव्यांशी जैन हो गई, गौरवी अजमेरा हो गया, सुभाष चौधरी हो गया। तो ये जब मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, आप 2 बार इसको लिखेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा। जितना आप बार बार बोलेंगे आपको इतने अच्छे से याद होगा। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण पदक, अभी हमने बताया था। ऊपर स्क्वैश का था, बैच का कौन था, सुभाष चौधरी। तो सुभाष चौधरी ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त कौन कौन, गौरी जायसवाल हो गई। तो 2 व्यक्ति हो गए, सुभाष चौधरी और गौरी जायसवाल। तो ये क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की केर सांगरी को मिला क्या, जीआई टैग। इसको स्टार लगा लो। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सांगरी राजस्थान का क्या है, 17वां उत्पाद है, जिसे चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल आइडेंटी इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले सोजत मेहंदी जो पाली की है, उनको 16 उत्पाद वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला था। अब ये बताइए कि 15वीं और 14वीं कौन कौन सी चीज़ थी जिसके लिए जीआई टैग मिला, और वो कहाँ की फेमस थी। सांगरी की पैदावार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा होती है। अब इसे जीआई टैग मिलने से इसके उत्पादों को निर्यात वर्तमान 1500 से 3000 प्रति किलोग्राम मिलने की उम्मीद है। ठीक है, कितना, देखो 1500 से 3000 जा रहा है, तो ठीक है। देखो, जीआई टैग राजस्थान की जितनी ज़्यादा राजस्थान की चीज़ें वैसे आपको पता ही यूनिक होती है, तो जितना ज़्यादा यूआई जीआई टैग मिलेगा उतना ज़्यादा राजस्थान के लिए अच्छा होगा, और ये राजस्थान की प्रगति को शो करता है। तो देखिए, मैंने कोशिश करी कि इस वीडियो से मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरह से हमें करंट अफेयर पढ़ना है और क्या क्या पॉइंट जरूरी है। अभी मैं इसका पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें इसके जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, इसमें क्या कुछ करेक्शन हुआ है, मेरे को अभी थोड़ा इस पैड से काम करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ। तो कुछ भी चीज़ हो और कुछ भी चीज़ हो, मतलब कोई भी गलती हुई है तो इग्नोर करिएगा। हाँ, पर अगर जो भी आपके क्वेश्चन हो वो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ उनको ढूंढिएगा। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए ढूंढिएगा, वो आपके लिए बेटर होंगे, और आप जितना आप उनका आंसर देखेंगे उसके बारे में आपको उतनी जानकारी मिलेगी। और जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं कोशिश करूंगा उतनी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। चाहे लिमिट का पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।